कक्षा 10 में भौतिक की बात है। कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान और उसमें चैप्टर कौन सा है, पार्ट कौन सा है, वैद्युत। तो सबसे पहले वैद्युत होता क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। कहने मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। क्या है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। जब किसी में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का गमन। जब किसी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पदार्थ में जाते हैं, क्या जाते हैं? इलेक्ट्रॉन जब एक पदार्थ से निकल करके दूसरे पदार्थ में जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वस्तु विद्युतमय हो गई। क्या हो गई? आवेशमय या विद्युतमय। अब जिसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं क्या है? एक में से इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, ए और बी, ए और बी दो वस्तुएं हैं। इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? जा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? जा रहा है। तो जिसके पास जा रहा है, जिसके पास पैसा, अगर जो आदमी पैसा देगा, जो धनी आदमी होगा वही तो पैसा देगा, कि जो ऋणी आदमी होगा वो पैसा देगा। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहा है क्या है? जिसमें से जा रहा है उसको क्या कहेंगे? धन आवेश। कौन सा कहेंगे? धन आवेश। और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको क्या कहेंगे? ऋण आवेश। ऋण आवेश। तो आवेश कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार के, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। जिसमें से इलेक्ट्रॉन का गमन होगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन का गमन होगा उसको क्या कहेंगे? धन आवेश। और जिसमें इलेक्ट्रॉन का गमन होगा उसको क्या कहेंगे? ऋण आवेश। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद क्या कहते हैं? आवेश होता क्या है? क्या है आवेश? एकांक समय में, किसमें? एकांक समय में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा क्या कहलाती है? आवेश कहलाती है। एकांक समय में प्रवाहित धारा, प्रवाहित वैद्युत धारा लिख लो, वैद्युत धारा की मात्रा क्या कहलाती है? आवेश कहलाती है। क्या कहलाती है? आवेश कहलाती है। तो आवेश किससे हम लोग दिखाएंगे? क्यू से। किसको दिखाएंगे? क्यू से। तो आवेश क्या होता है? आवेश या क्यू क्या होता है? कितने समय में? एकांक समय में। कितने समय में? एकांक समय। और एकांक समय है तो मतलब टी भी होगा। और कौन प्रवाहित हो रही है? वैद्युत धारा लिखना है। यहाँ पे धारा लिख दिया था, धारा लिखना है। क्या लिखना? और धारा को किससे दिखाते हैं? आई से। तो ये क्या बन गया? आई टी। तो एक फार्मूला यहाँ से निकल आया, क्यू बराबर क्या होगा? आई टी। एकांक समय में प्रवाहित वैद्युत धारा की मात्रा क्या कहलाएगी? आवेश कहलाएगी। दूसरा इसी की परिभाषा और होती है, किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या गमन किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है, अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका आवेश दूसरा होगा। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी मात्रा दूसरी हो जाएगी। तो दूसरा क्यू बराबर क्या हो जाएगा? NE, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाएगी? आवेश कहलाएगी। ठीक है। जब यही इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं तो उतना ही मात्रा में आवेश खर्च होगा जितने इलेक्ट्रॉन गमन करेंगे। समझ में आया? और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना? एक। अच्छा हिंदी से लिख देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन
का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्या है? कूलाम। तो आवेश का मात्रक यहाँ से देखो, आवेश है चाहे एक इलेक्ट्रॉन का हो चाहे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का, तो मात्रक अब आवेश का याद रहेगा। आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलाम। और दूसरा आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो इसी का एक मात्रक और बन जाएगा, यहाँ लिख दे आवेश का मात्रक। किसका? आवेश का मात्रक। क्या है? आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक एक क्या बता रहे हैं? कूलाम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कूलाम। और इसको किससे दिखाएंगे? सी से। किससे दिखाएंगे? सी से। ठीक है। और दूसरा मात्रक कौन सा बता रहे हैं? एम्पियर। कौन सा? एम्पियर इंटू समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। एम्पियर सेकंड ना, एम्पियर और इंटू सेकेंड। एम्पियर सेकेंड, इसमें क्या कहेंगे? एम्पियर। इसमें छूट गया, एम्पियर सेकेंड। तो इसका आवेश कितने मात्रक हो गए? दो मात्रक कौन कौन से? एक कूलाम हो गया और दूसरा एम्पियर सेकेंड हो गया। यहाँ तक समझ में आया? तो अब इसको अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 कहेंगे, क्या कहेंगे? समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 कहेंगे। जब Q का मान IT है और Q का मान NE है। क्या है? Q का मान IT है और Q का मान NE है। तो अगर समीकरण 1 और समीकरण दोनों को की तुलना कर दें तो क्या NE बराबर IT हो जाएगा? या अगर इस वाले Q की जगह पे हमें NE लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? समझ में आया? तो यहाँ से समीकरण चलो इसको हो गया, यहाँ से इसको रेज करते हैं, आगे लिखते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, किससे? 2 से। समीकरण 1 में क्या था? Q बराबर IT। और समीकरण 2 में क्या था? Q बराबर NE। तो यहीं से E बराबर क्या आ गया? IT। क्या आ गया? IT। तो वो पूछेगा किसी परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पियर की? मान लो 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और 2 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? 2 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। तो उसमें गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या पूछेगा? गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ से संख्या n बराबर निकालेंगे तो IT अपान का E। IT अपान E। कई बार तुमसे पूरा आवेश का मात्रा मान दे देगा, आवेश का मान नहीं देगा तो किसका देगा? अलग से धारा का और अलग से समय का। समय का मात्रा अगर मिनट में देगा तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकेंड में। यहाँ तक समझ में आया? और धारा का एक ही मात्रक होता है, सिर्फ और सिर्फ एम्पियर। तो यहाँ NE का मान वहां पे सवाल में नहीं देगा कभी भी, तुमसे धारा और समय का मान देगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ लेगा। क्या करेगा? या तो आवेश का मान देगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ लेगा। तुमको अपने से E का मान याद होना चाहिए। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? स्टार्ट करो। देखो ये फार्मूला बताया है, एक क्या बताया? NE बराबर IT हो गया। यहीं से अगर n का मान निकालेंगे तो IT अपान E हो गया। इसी पे 2 सवाल है। जैसे एक सवाल क्या कहता है? 1 कूलाम एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी? कितने? 1 कूलाम में। किसमें? यहाँ पे एम्पियर शब्द 1 कूलाम में। कितने में है? 1 कूलाम में। किसमें? 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें पूछा है 1 कूलाम। 1 कूलाम का मतलब है कितना? 1 कूलाम का मतलब है आवेश का मात्रा मान कितना है?
कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। तो आवेश का मान कितना है? 1। तुमसे पूछा क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आवेश का मान दे दिया कितना? 1। ये वाला फार्मूला है, चाहे इस वाले में रख लो चाहे इसमें। अगर हम पहले वाले पे रखने जाएंगे क्या करेंगे? पहले वाले में रखेंगे। तो तुमसे क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पहले सवाल लगाएंगे कैसे? यहाँ पे क्या दिया है? आवेश। क्या दिया है? आवेश। आवेश बराबर कितना है? 1 कूलाम। क्या है? 1 कूलाम। और तुमसे पूछा क्या है? एन की मात्रा नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है ई की मात्रा। हमको अपने से हमेशा याद रहेगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा तो उसमें ई का काम आएगा। ई कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो ई बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 यहाँ तक समझ में आया? अब तुमसे पूछा क्या है? एन। ये वाला इलेक्ट्रॉनों के संबंध में 2 फार्मूले हैं। एक ये वाला डायरेक्ट एक ही हम याद रखेंगे, 2 नहीं याद रखेंगे। जिसको पूछेगा उसको हम हर बार निकाल लेंगे। क्या करेंगे? हर बार निकाल लेंगे। और समीकरण अब इसमें देखो एन ई बराबर आई टी है। यहाँ कहीं समय था? समय गणना नहीं है ना। तो इसमें भी जबकि इसी तो आई टी को भी क्या कहते हैं हम लोग? क्यों कहते हैं? क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं। तो यहाँ से यानी बराबर हमारे पास क्या आ गया? क्यू बराबर किसके बराबर? चलो यानी बराबर क्या आ गया हमारे पास? क्यू। क्या आ गया? क्यू। यानी हमें पता करना है तो यानी की जगह में एन हो गया और ई की जगह में कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। चलो मात्रक हो गया। और बराबर में कितना है? 1। कितना है? 1। समझ में आया यहाँ तक? क्योंकि यहाँ सवाल में दिया है 1 कूलाम। किसने में? 1 कूलाम में। तो यहाँ से n का मान निकालने जाएंगे तो 1 अपनी जगह पे है बराबर उस साइड अपनी जगह पे रख दी। इधर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 किस में है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 n के साथ किस रूप में है? गुणे में। इस साइड आएगा भाग में। इसको लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कितना? -19। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ 10 की पावर 19 किस में है? 10 की पावर किस में है? माइनस में। जब माइनस की पावर ऊपर ले जाएंगे तो किस में पहुंच जाएगा? प्लस में। किस में पहुंच जाएगा? प्लस में। तो इसी को हम लोग लिखेंगे एन बराबर 1 इंटू 10 की पावर 19 माइनस वाले 19 जो माइनस के नीचे 19 था वो कहाँ पहुंच गया? ऊपर पहुंचे किससे हो गया? प्लस का। और नीचे रहेगा हो गया 1.6। कितना रहेगा? 1.6 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो ये 19 है, ये 1 है। 1 में 1.6 का भाग जाएगा नहीं। यहाँ तक समझ में आया? या केवल देख अगर इसका पॉइंट हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? n बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुणे 10 की पावर 19 बट्टे कितना हो गया? 16। 10 इसका दशमलव हटाएंगे मतलब इसमें 1 0 बढ़ाएंगे दशमलव हट जाएगा। या इसको 16.0 लिख लो क्योंकि इधर 1 0 बढ़ा दिए 1 0 ऊपर बढ़ा दिए 1 0 के बाद दशमलव लगा दिए। कितना बन गया? 16। अब 16 का अगर हम भाग 10 में दे दें, किस में दे दें? 16 का भाग हम लोग यदि किसमें दे दें? 10 में। तो दशमलव एक बार गया कितने बार गया? दशमलव लगाएंगे कितना हो जाएगा? 16। 16 पंचे 80 16 छक्का 96। 6 बार गया कितना हो गया? 96। इसको काटे यहाँ पर कितना आ गया? 4। ये कितना हो जाएगा? 40। 1 0 कर लेंगे 40 और 16 दूना 32। यहाँ दशमलव लगा है। क्या लगा है? दशमलव लगा है। 16 दूना 32 हो गया। 8 अब की बार कितना आ जाएगा? 8। ये कट जाएगा। ये कितना हो गया? 80 और 16 पंचे 80। क्या नहीं लिखे? तो अच्छा 2 नहीं लिखे ना यहाँ पर। चलो ठीक है। ये 5 6 2 5 हो कितना हो गया? 6 2 5 हो गया। यहाँ तक समझ में आया? 10/16 तो 10/16 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 0.625 लिख सकते हैं। लेकिन हम जब भी इसमें दिखाते हैं क्या करते हैं?
तो पहले एक अंक के बाद दशमलव दिखाते हैं। कितने अंक के बाद दिखाते हैं? एक दशमलव। अगर इस साइड बढ़ेगा, किस साइड? अगर राइट साइड जाएगा दशमलव, बाएं साइड से खिसक के राइट साइड जाएगा तो यहाँ की संख्या में एक क्या हो जाएगा? कम होगा। एक क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? एक घटेगा। इस तरीके से n की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 6.25 गुणे 10 की पावर। अब 19 में से एक कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 18। क्या बचेगा? 18। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 6.25 गुणे 10 की पावर 18। अगर ये दोनों के बाद भी दशमलव हटाना चाहें तो यहाँ से 2 अंक क्या कर देंगे? और कम कर देंगे। तो इसको क्या लिख देंगे? 625 गुणे 10 की पावर 16। अगर 18 में तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16। समझ में आया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐसे पूछे। आया हुआ सवाल है, कोई भी सवाल यहाँ ऐसा नहीं बताया जाएगा जो पिछले सालों में ना आया हो। एक सवाल समझ में आ गया। अब दूसरे सवाल में क्या कहता है, इसको रेट करते हैं। समझ में? किसी कोई डाउट तो नहीं इसमें? सबसे पहले यही फार्मूला, लेकिन कई बार क्या होगा, क्यू का मान डायरेक्ट नहीं देगा। क्या करेगा? क्यू का मान नहीं देगा तो किसके रूप में देगा? धारा और समय के रूप में। किसमें? धारा और समय के रूप में। यहाँ तक समझ में आया? तो वहां पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला। चाहे यहाँ पे क्यू का मान दे दे, इसका क्यू का मान दे दे, इलेक्ट्रॉन पूछ ले, हो सकता है क्यू का मान दे दे, धारा का मान दे दे, समय पूछ ले कि कोई बैटरी कितनी देर तक चल सकती है। बैटरी इन्वर्टर वगैरह हम लगाते हैं ना, उसमें कहता कि जब इन्वर्टर खरीदने जाते हैं वो कहता है कितना लोड है ना, तो उसी हिसाब से कहता कितने देर तक बैकअप चाहिए, तो उसी हिसाब से बताते इतने एमएच वाला बैटरी लो ना। तो किस पर निर्भर करता है? सब इसी पे, क्यू बराबर IT पर या क्यू बराबर NE पर। समझ में आया? हाँ, कहाँ पे? यहाँ ना, यहाँ देखो, यहाँ पहले लगा है, लेकिन इसमें इसकी पावर कितनी है? 19 है। यहाँ तक समझ में आया? जब इसका दशमलव इस ओर खिसकाए हैं एक अंक, तो यहाँ से एक क्या कर दिए हैं? घटा भी दिए। क्या कर दिए? घटा भी दिए। तो 19 में से एक घटा दिए, कितना बच गया? 18। ये एक अंक। या यहाँ पे जगह नहीं, चलो ऊपर ही लिख देते हैं। क्या करते हैं? ऊपर ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास n कितना आ गया? n आ गया है 0. n बराबर आ गया 0.625 गुणे 10 की पावर 19। कितना आ गया? 19। अब इसका दशमलव एक अंक इधर खिसकाएंगे। क्या करेंगे? एक अंक इधर खिसकाएंगे तो इधर से एक अंक कम भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 19 होता तो यही माइनस का 20 हो जाता, क्योंकि -19 से एक घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाता। ये ध्यान रखना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा? इसी को 6.25 गुणे 10 की पावर 18, या इसी को लिखो 19 माइनस का 1। तो अब आ जाएगा 6.25 गुणे 10 की पावर 18। अब समझ में आ गया? ऐसे यहाँ तक समझ में आ गया? अब तो कोई डाउट नहीं है। अशोक सम्राट का नाम सुने हो? बहुत बड़ा राजा था ना, महान सम्राट। तो जब कलिंग का युद्ध लड़ा था तो वहाँ का नरसंहार देख करके क्या किया? अपनी तलवार छोड़ दिया था कि आपसे मैं लड़ाई नहीं करूंगा। लेकिन उसके राज में जब कोई उपद्रव करता था तो उसको एक डायलॉग मारता था, क्या? मैंने तलवार चलाना बंद किया है, भूला नहीं। यही बात हम कहना चाहते हैं कि हम मारना बंद किए हैं, भूले नहीं हैं। हाँ, तो कभी भी मूड अगर खराब हुआ तो अशोक सम्राट वाला रुपाएगा तो कूट देंगे। चलो अच्छा, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या कहता है? किसी विद्युत परिपथ में, किसमें? उसको भी पहला वाला। चलो पहला वाला चलो इसको सूत्र भी इरेज कर दे, अब याद रहेगा ना। आवेश की बात कर चुके हैं, अब आगे चलते वैद्युत धारा में। वैद्युत धारा की परिभाषा आएगी और मात्रा पूछेगा। क्या पूछेगा? तो परिभाषा क्या है? किसी परिपथ में प्रवाहित आवेश। आवेश को समझ गए क्या होता है? अगर किसी परिपथ में आवेश प्रवाहित करें
तो उसकी समय दर क्या है, प्रवाहित आवेश की समय दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। प्रवाहित आवेश की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा को किससे दिखाते हैं, I से। तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T हो जाएगा। Q का मात्रा क्या होता है, कूलाम, और समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड। इसीलिए क्या बन गया, कूलाम बटे सेकेंड या कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, एक ये मात्रा बनेगा, इसी का या दूसरा मात्रा कौन सा हो जाएगा, ये दूसरा मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर। जो एसआई मात्रा हमेशा रटा होता है, एसआई मात्रा क्या होता है, एम्पियर। धारा के एसआई मात्रा एम्पियर। यहाँ तक समझ में आ गया। और जो आवेश का सवाल बना था, क्या बना था, आवेश का सवाल, वही धारा के सवाल बनेंगे उसी, क्योंकि दोनों के फार्मूले क्या हैं, सेम है। ये इधर जाएगा तो इनटू में चला जाएगा, तो Q अपान क्या, Q बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। वैद्युत विभव का मतलब क्या होता है, काम। तो काम कैसा काम, जब किसी आवेश, किसको, किसी आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में, जहां विद्युत हो उस क्षेत्र में किसी निश्चित बिंदु तक, कहाँ है, किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता। समझ में आया। मान लो अनंत है, कहीं दूर से एक आवेश, कितना आवेश की मात्रा है, एक आवेश को क्या है, अनंत से आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के निश्चित बिंदु तक, कहाँ, वैद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। कार्य को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। लेकिन कौन सा कार्य, किसी आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के निश्चित बिंदु तक, मान लीजिए क्षेत्र है वैद्युत क्षेत्र इतना बड़ा, यहाँ पे कोई बिंदु मान लीजिए जहाँ पे हमारी उंगली है, यहाँ पे क्या है, वैद्युत एक निश्चित बिंदु है, यहाँ से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। लेकिन किसको लाने में, आवेश को, किसको, आवेश को। समझ में आया। इसकी परिभाषा लिखेंगे, अनंत से आवेश को अनंत से आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के निश्चित, क्या है, निश्चित बिंदु तक, कहाँ तक, बिंदु तक लाने में किया गया, तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता, क्या है, कहलाता है। यहाँ से समझ में आया। तो अब यहाँ से विभव बराबर क्या होगा, एक विभव होगा, विभव को किससे दिखाएंगे, V से। और क्या होता है, कार्य होता है, क्या होता है, कार्य। तो V बराबर क्या हो जाएगा, W अपान, किसको लाने में किया जाता है, आवेश को, तो W अपान Q। तो V बराबर क्या हो गया, W अपान Q। समझ में आया। तो W मतलब कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। यहाँ तक समझ में आया। मात्रा, अच्छा चलो आप नीचे लिखते हैं, मात्रा किसका मात्रा, V
विभव का, किसका? विभव V का, ठीक है। विभव का मात्रा क्या होगा? जूल, और नीचे बटे है इसलिए प्रति, और आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम, जूल प्रति कूलाम। ये तो एक मात्रक हो गया। इसी का दूसरा मात्रक कौन सा होगा? एसआई मात्रक। इसी का एसआई मात्रक क्या होता है? ओल्ड। क्या होता है? ओल्ड। दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा? ओल्ड, या इसी का कहेंगे एसआई मात्रक। कौन सा? एसआई मात्रक। तो पेपर में तुमसे हो सकता है ये ओल्ड ना दे, जूल प्रति कूलाम देगा, तो जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है? विभव का, वैद्युत विभव का। क्योंकि V बराबर W/Q, और W किसका मात्रक होता है? जूल का, और जूल और कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश। यहाँ से समझ में। अब एक नया शब्द आएगा यहाँ से तुमसे, वैद्युत विभव। ये तो समझ लिया। अब आएगा वैद्युत विभवांतर। क्या आएगा? वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभव और विभवांतर में अंतर समझो। यहाँ पे कहाँ है? अनंत से। कहाँ से? अनंत से। तो विभवांतर में दो निश्चित बिंदु होंगे। क्या होंगे? दो निश्चित बिंदु को। अब जब दो निश्चित बिंदु को होंगे तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, कहाँ तक? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। किसी परिपथ में क्या लिखेंगे आगे? किसी परिपथ में एक बिंदु से, कहाँ से? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर। विभव और विभवांतर में अंतर समझना। विभव में क्या लिखेंगे? अनंत से। कहां से? अनंत से। जबकि विभवांतर में दो पहले से बिंदु निश्चित होते। मान लो एक इस छोर है और एक उस छोर है, तो इस बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? वैद्युत विभवांतर। इसको लिखें या नहीं? समझ में आ गया ना? विभवांतर, विभवांतर में क्या होगा? दो बिंदु होंगे, निश्चित होंगे, तो उसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु, सब कुछ यही रहेगा। इसमें अनंत की जगह क्या है? एक बिंदु से आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के एक निश्चित दूसरे बिंदु तक, कहां तक? जहां बिंदु है यहाँ पे क्या आ जाएगा? दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्या रहेगा? सब कुछ सेम रहेगा। समझ में आ गया विभवांतर? चलो आगे से स्टार्ट करो। अभी हमने वैद्युत विभव पढ़ लिया, उसी में विभव विभवांतर भी समझ लिए। अब कहता है वैद्युत विभव और वैद्युत धारा। क्या है? वैद्युत धारा में संबंध। समझ में आया? तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या होता है? क्या होता है? संबंध किसी परिपथ में, किसी परिपथ के सिरों के बीच, किसी परिपथ के सिरों के बीच कार्यरत विभवांतर, कार्यरत विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा, तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है। क्या होता है? किसका किसका अनुपात? किसी परिपथ के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर या विभव, ठीक है, तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात। किसका अनुपात? धारा का अनुपात क्या रहता है? नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता। समझ में आया? लिखेंगे, चलो लिखो। इसी परिपथ के सिरों के बीच कार्यरत क्या है? कार्यरत विभव तथा उसमें प्रवाहित
एक धारा का अनुपात क्या रहता है? नियत या निश्चित रहता है। चाहे निश्चित लिख दो चाहे नियत लिख दो, ठीक है। तो निश्चित लिख दो, निश्चित नहीं, सही शब्द है नियत ही रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। नियत रहता। देखो नियत का की मीनिंग निश्चित ही होती है, लेकिन सुंदरता के लिए कौन सा शब्द सही है? नियत। अगर बड़ी नहीं होगा तो उसका नियत का मतलब क्या होता है? नियत। तुम लोगों की हिंदी में भी आता है नियत और नियत। छोटी नी वाला निश्चित, कौन सा? छोटी नी वाला निश्चित और बड़ी नी वाला इरादा, कौन सा? आदमी किस इरादे से काम करता है उसको क्या कहते हैं? नियत, बड़ी नी। और ये वाली निश्चित वाली नियत। जब यहाँ तक समझ आया तो किसका किसका अनुपात? किसी परिपथ के सिरों के बीच कार्यरत कौन? विभव तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात। तो ऊपर कौन रहेगा? विभव ऊपर रहेगा, तो इसी को लिखेंगे विभव V बटे धारा, विभव V बटे धारा I बराबर क्या है? नियत है। क्या है? नियत या नियतांक। नियत कह दो, क्या कह दो? नियत। नियत या नियतांक भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? नियत या नियतांक। नियत समझ में आया? यही धारा और वैद्युत विभव के बीच में क्या है? संबंध है। समझ में आया? आगे आता है इसी में प्रतिरोध। क्या आता है? वैद्युत प्रतिरोध। स्टार्ट कर देख लो। वैद्युत स्टॉप करना है। हाँ, क्या है? वैद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? वैद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? किसी को मना करना। क्या करना? किसी का विरोध करना। क्या करना? विरोध। और यह है क्या? वैद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब है विरोध करना। तो वैद्युत है, ये क्या करता है कि ये कोई भी परिपथ अगर उसमें धारा बह रही है, मतलब तभी तो वैद्युत हुआ। अगर धारा बह रही है तो धारा के प्रवाह का क्या करेगा? विरोध करेगा। क्या करेगा? विरोध। किसी भी परिपथ का वह गुण क्या है? किसी भी परिपथ का वह गुण जो क्या करता है? जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध करता है, उस गुण को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। किसको वैद्युत प्रतिरोध कहेंगे? किसी भी परिपथ का वह गुण जो उस परिपथ में बहने वाली या प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, उसी गुण को क्या कहेंगे? वैद्युत प्रतिरोध। समझ में आया यहाँ तक? तो लिखते हैं किसी परिपथ का वह गुण जो उसमें का मतलब क्या है? परिपथ। उसमें मतलब क्या है? परिपथ। जो उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा का वैद्युत धारा का विरोध करता है, उसे उस गुण को क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं।
तो वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? 100% ये क्वेश्चन आएगा। वैद्युत प्रतिरोध किसी परिपथ का वह गुण जो उसमें प्रवाहित धारा का विरोध करता है, उस गुण को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। मतलब कोई मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी जा रही पंखे तक, इस पंखे के बीच में कोई ऐसा उपकरण लगा दें जो क्या करे, इस जो जितनी धारा जा रही है उसको जाने ना दे, तो उसी उपकरण को क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। समझ में आया? ये क्या करता है? धारा को आगे जाने से रोकता है या उसकी गति को क्या कर देता है? कम कर देता है। समझ में आया? आगे आएगा तुम्हारा प्रतिरोध। अब इसका भी प्रतिरोध होता क्या है? एक नेतांक होता है। क्या होता है? नेतांक होता है। और जो अभी हमने धारा और विभव में संबंध पढ़ा था, जो धारा और विभव का संबंध पढ़े थे, और उसके क्या था? नेतांक था ना? क्या था? नेतांक था। वही नेतांक को क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक? या इसी का लिखेंगे अथवा, क्या लिखेंगे? अथवा। अच्छा, इसको लिख यहाँ, चलो आगे ही लिखते हैं अथवा। अथवा हम क्या लिखेंगे? किसी परिपथ, क्या है? किसी परिपथ के विभव तथा प्रवाहित तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात, क्या है? के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते। यहाँ तक समझ में आया? तो अथवा क्या कहते हैं? किसी परिपथ के विभव तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। किसका अनुपात? विभव और धारा के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। आर यही नेतांक, इसका अनुपात एक नेतांक होता है, और इसी नेतांक को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसको किससे दिखाएंगे? आर से। इसको किससे दिखाएंगे? आर से। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। ये हिंदी से लिखेंगे ओम, या फिर इसका चिन्ह बना देंगे ऐसे करके, ऐसे। इसका मात्रक क्या होगा? ओम। इसका मतलब क्या है? प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। आगे आएगा तुम लोगों के पेपर में ओम का नियम। क्या है? ओम का नियम। तो ओम के नियम में यही वाली लाइन लिख दोगे, काम चल जाए। या दूसरा एक लाइन और आती है, क्या कहेंगे? किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, उसमें उसके सिरों के बीच लगे प्रतिरोध, क्या है? उसके सिरों के बीच लगे विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया? तो इसका मात्रा क्या होता है? ओम। तो यहाँ से